नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कवर किया था। मतलब जब आप किसी एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हो तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखने से डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो चार्ज होता है, अंदर का चार्ज भाई मॉलिक्यूल पर टॉर्क अप्लाई हुआ था, टॉर्क अप्लाई होने से अलाइन हो जाते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो चार्ज है बेटे वो एक दूसरे के इफेक्ट से न्यूट्रलाइज कर जाता है, मतलब प्लस माइनस के इफेक्ट से न्यूट्रलाइज हो जाता है। और फाइनली हमको दिखाई क्या देता है कि डाइलेक्ट्रिक की दोनों फेसेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, एक के ऊपर माइनस और एक के ऊपर प्लस। और उस इंडक्शन ऑफ चार्ज की वजह से या इंड्यूस चार्ज की वजह से अंदर एक फील्ड जनरेट होती है और वो फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होती है उसका अपोज करती है। और फाइनल कंक्लूजन क्या आया था कि डायपोल के वो क्या नाम है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड एग्जिस्ट करती है, जो फाइनल फील्ड इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर एग्जिस्ट करती है उसकी डायरेक्शन साफ सेम होती है जो अप्लाइड फील्ड की होती है, बस वो मैग्नीट्यूड में कम होती है, मैग्नीट्यूड में कम। ठीक है ना बेटे। तो ये पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अब कैपेसिटेंस पर आ जाओ साहब। पहले प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है ना। अब उसी कैपेसिटेंस को वापस पढ़ेंगे, बस अंतर इतना होगा कि अब बेटे कोई मीडियम भर दिया गया है और मीडियम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है। तो देख हेडिंग क्या बनी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी, मतलब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। बस फिलहाल शर्त ये है बेटे क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो एरिया है, मतलब ये साइड का एरिया इस प्लेट के एरिया के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना बेटे। अच्छा मान ले बेटे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और मैं लेट कर लेता हूं कि जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटे, इसका लेट कर कांस्टेंट K है साहब, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। इसकी थिकनेस यहां से यहां तक की जो इसकी चौड़ाई है, मान लो इसकी थिकनेस जो है बेटे वो T है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d है, ये वाला डिस्टेंस। थिकनेस T है और डिस्टेंस क्या है, D है। बोल सही है। अब बता साहब ये प्लस की प्लेट है, ये माइनस की, यहाँ से फील्ड अप्लाई हुई है, यहाँ से फील्ड स्टार्ट होगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चल करके जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो E0 होगी। बहुत सही बात है बेटे। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड एग्जिस्ट करती है वो अप्लाइड फील्ड के सेम डायरेक्शन में होती है। हाँ साहब। तो जो अंदर फील्ड एग्जिस्ट करेगी उसकी डायरेक्शन यही होगी, लेकिन वो जो फील्ड अंदर होगी वो E नहीं होगी, वो E0 नहीं होगी, वो E होगी, वो जो बराबर होती है E0/K के। ये ड्राइव किया था ना पिछली बार। ये अंदर जो फील्ड एग्जिस्ट करती है वो डायरेक्शन में सेम होती है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो कम होती है, वो E0/K होती है। ठीक है साहब। और जो फिर बाहर फील्ड आ जाएगी सर, जो बाहर फील्ड होगी वापस E0 हो जाएगी। बोल सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ के गए थे। ठीक है साहब। आज का टॉपिक है बेटे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस। मैंने आपको जिस दिन एक क्या नाम है कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था वो एक प्रोसेस बताया था और मैंने आपसे कहा था कि बेटे कैपेसिटेंस लिखने का सिर्फ एक तरीका है कि किसी भी मेथड से आप V लिख करके आ जाओ, किसी भी मेथड से V लिख लो। बोल सही बात है नहीं। और उस V को Q = CV वाले फॉर्मूले में डाल दो और V को जब तक मैनिपुलेट करते चले जाना जब तक Q ना आ जाए उस V के अंदर, V वाले फॉर्मूले के अंदर Q ना आ जाए। Q से Q कटेगा साहब, जो बचेगा वो C होगा। क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम कभी भी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को चार्ज के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखिएगा। बहुत सही बात है नहीं। तो बेसिक क्या था कि सब कैपेसिटेंस लिखने के लिए आपको V लिखना आना चाहिए, V लिखना आना चाहिए। अब V कैसे लिखूं, तो ये मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल कराया था सब। E = dV/dr वाले फॉर्मूले से जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है फील्ड के अंदर तो सीधा साधा हिसाब है साहब, A की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से कर दो, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है। E की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से कर दो। बोल सही बात है नहीं। बड़े बच्चों ध्यान से देखियो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बेटे, मैंने फिगर में बीच में दिखा दी है। अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक प्लेट के साथ टच कर दो, मतलब इसको बिल्कुल इसके साथ टच करके रख दो, सही है, तो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। बच्चा बोला आप ऐसे क्यों कह रहे हो, साइड में रख दो। देखो साइड में टच करने के मुझे दिखाई दे जाएगा कि जो इधर का स्पेस और इधर का स्पेस ये खाली है, ये टोटल D-T है, ये D-T है। बोल सही बात है ना बेटे। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि जो E0 फील्ड है ये कितनी दूरी तक चलती है, कितनी दूरी तक, तो बच्चा बोला T दूरी तक तो सर E है, तो इसका मतलब इधर का स्पेस बचाऊंगा तो D-T होगा सब, D-T। तो हाउ टू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप,
यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखते हैं? तो साहब फील्ड की मल्टीप्लाई दूरी से कर दो। ये फॉर्मूला कहां से आता है? E इक्वल्स टू dv बाई dr से। तो dv इक्वल्स टू e dr से आता है। ठीक है, तो बड़े बच्चों ध्यान से देखना बेटे, पोटेंशियल यहां से लेकर के यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहा हूं। ये E नॉट फील्ड है, E नॉट है, कितनी दूरी? d माइनस टी। तो जब E नॉट की मल्टीप्लाई करिए d माइनस टी से, E नॉट की मल्टीप्लाई d माइनस टी से प्लस, सही है, और A की मल्टीप्लाई t से, B की मल्टीप्लाई t से। बोल स्टेप सही है बेटे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर और यहाँ पर कितना ड्रॉप है सर? E नॉट इंटू डी माइनस टी। यहाँ पर कितना ड्रॉप है? E इंटू टी। क्या इस ड्रॉप को इस ड्रॉप को और इस ड्रॉप को तो वो क्या नाम है जोड़ दूंगा, क्या टोटल ड्रॉप आ जाएगा? कॉमन सेंस है। और आया नहीं आया? आपको किसी भी मेथड से भी लिखना आना चाहिए। बोल सही बात है बेटे। बस अगर आपको ये लिखना आया तो आपको कैपेसिटेंस लिखना आया, V लिखना आया, V को Q इक्वल्स टू CV में डाल दो। बस एक बात ध्यान रखना कि V के अंदर Q आ जाना चाहिए। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर, जैसे मुझे Q दिखाई दे जाए। इधर देख, ये लिख देता हूं बेटे, E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट बाई K इंटू टी। क्या स्टेप सही है साहब? E नॉट यहां से कॉमन निकाल। E नॉट को अगर मैं कॉमन करता हूं तो ब्रैकेट के अंदर ये है बेटे D माइनस टी, वो बचा T बाई K, d माइनस टी बाई के। बोल स्टेप यहाँ तक सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। और मैनिपुलेट कर थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू लिखता हूँ बेटे, v E नॉट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E नॉट सिग्मा बाय बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना, ऑफ कैपेसिटर, याद है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इसको मैनिपुलेट कर देता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर बेटे d माइनस टी प्लस ऑफ t बाई के। अभी भी देख ले फॉर्मूले के अंदर मुझे Q दिखाई नहीं दिया, फिर एक स्टेप और बढ़ाया, सिग्मा को लिख दिया Q बाई K। अब तू ध्यान से देख बेटे, तुझे वही चीज मिल गई जो चाहिए थी। क्या? कि साहब मुझे फॉर्मूले के अंदर Q चाहिए था, चाहे कुछ हो जाओ। और क्यों चाहिए ये तुम जानते हो साहब, है ना? लेकिन किंतु परंतु बट Q किसके बराबर होता है साहब? CV की। Q किसके बराबर? CV की। तो C की वैल्यू तेरे पास होगी बेटे Q बाई V, ठीक है। तो दिस इज Q डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो Q नीचे और ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर, Q नीचे A एप्सिलॉन नॉट ऊपर, जो बचा वो नीचे। तो क्या है साहब? D माइनस टी प्लस में T बाई के। बोल स्टेप सही है? कुछ कैंसिल आउट होता है? हाँ सर, Q से Q चला जाता है। बोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? तो C का आंसर मार्केट में बचा बेटे A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस में T बाई K। ये फाइनल आंसर आता है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अरे हाँ या ना? जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो आंसर था A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई साहब, ये आंसर आया। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे। तो ये डेरिवेशन था। कई बार ना बेटे ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में आता है, तो 5 मार्क्स में ना इसमें एक पार्ट और जोड़ देता है। एक तो ये कराएगा कि ड्राइव द कैपेसिटेंस, फिर एक और जोड़ देगा कि शो दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ये पार्ट और जोड़ देता है कि शो कर दिया कि ये कैपेसिटेंस बढ़ गया है। जब डाइलेक्ट्रिक भरा तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में कैपेसिटेंस बढ़ गया, सही है ना? तो सेकंड पार्ट को हम अभी कर लेते हैं अपना, पहले इसको लिख लो बेटे। तो डेरिवेशन है, थोड़ा लैंग्वेज लिख लो साहब, लिखो। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, हैविंग वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय सब कितना आंसर होता है? तो तू जानता है वो होता है C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये कब का आंसर है? ये कब का आंसर है? ये तब का आंसर है बेटे जब वैक्यूम था। इज गिवन बाय दिस। लिख दिया? नेक्स्ट लाइन से लिख। अच्छा, इसमें A क्या चीज है? बच्चा जानता है एरिया ऑफ प्लेट होता है। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ प्लेट बोलूं मैं या एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलूं, एक ही बात है। देखो एक बात ध्यान रखना बेटे, ये जो कैपेसिटेंस है ये प्रॉपर्टी है मीडियम की। किसकी? मीडियम की। इससे प्लेट का कोई लेना देना नहीं है। इन रियलिटी ये क्या चीज है? कहने को तो मैं बोल देता हूं ये प्लेट का एरिया है, लेकिन वास्तव में ये मीडियम उस मीडियम का एरिया होता है जो प्लेट के कांटेक्ट में होती है।
यहाँ पे मीडियम कौन है, या तो इस एयर को कह दो, फिलहाल मुझे ये चाहिए, डाइलेक्ट्रिक की बात करता हूं, तो जो एरिया एयर का इसके कांटेक्ट में वही डाइलेक्ट्रिक का एरिया इसके कॉरस्पॉन्ड है। बोल सही है ना। तो ध्यान रखना जो एरिया होता है ना इस फॉर्मूले के अंदर वो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक का होता है या मीडियम का एरिया होता है, ठीक है, जो प्लेट के प्रकार से कांटेक्ट में है। और डी उसी मीडियम की चौड़ाई होती है, यहां से यहां तक कितना मीडियम है, ठीक है, तो डी मीडियम है, वैक्यूम था, तो ए एप्सिलॉन बाय डी हो गया। नेक्स्ट लाइन से देख, लेट अस इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेट अस इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of constant K and thickness T, small t, between the plates, between the plates, और ब्रैकेट में लिख देना बेटे T is less than D, T is less than D, ये लिख देना ब्रैकेट में। जो T की वैल्यू है वो D से कम है। कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन में भी डाल देता है T वेरी वेरी लेस देन T ऐसे करके, क्लियर है, फुल स्टॉप। Now E exists in a region, now field E लिख देना, now field E, now field E exists in a region of thickness small t and field E not exist, and field E not exist in a region of thickness d minus t, in a region of thickness d minus t, thickness d minus t, full stop। next line से the potential difference between the plates of capacitor is given by, the potential difference between the plates of capacitor is given by, और बेटे यहां से स्टार्ट कर V ये और यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्लियर, स्क्रीन को रोक, लिख दे आराम से, लिख दिया बेटे, ये फॉर्मूला आ गया। एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब साहब जो डाइलेक्ट्रिक का एरिया है, डाइलेक्ट्रिक का एरिया, ठीक है, वो प्लेट के एरिया के बराबर है। आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, ठीक है। अगर बाई चांस बेटे किसी कंसेप्ट के अंदर डाइलेक्ट्रिक का एरिया कम हो गया ना, जैसे समझना कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछता है और उस न्यूमेरिकल के अंदर जैसे ये तो कैपेसिटर था और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इतनी ले ली, बस ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी इतनी, और प्लेट का एरिया ए है लेकिन ये एरिया हाफ है, तो एक कंसेप्ट बदल गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना क्योंकि हमने डेरिवेशन किया है, तो डेरिवेशन के अंदर एरिया सेम है, तो ये एरिया किसका है, ये प्लेट का बोल दो चाहे डाइलेक्ट्रिक का बोल दो, इस सिचुएशन में दोनों सही होती है, ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअली ये डाइलेक्ट्रिक का एरिया होता है, ठीक है बेटे, हो गया। अब इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कि शो दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो चाहे आप क्वेश्चन बना के लिख दो, ठीक है ना, तो आपने इसी के नीचे ये हेडिंग डल गई थी, भाई क्वेश्चन लिख दो कि शो दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, ये इक्वेशन सेकंड डाल दी मैंने, शो करिए कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है साहब, मतलब ये है कि वो कहता है शो करिए सी बढ़ गया है ना, तो इधर डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड करो साहब, डिवाइड करो, अगर आप डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगी सी बाय सी नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू, तो ये है बेटे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस डी प्लस ऑफ टी बाय के इनटू, ये ऊपर चला गया बेटे, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, तो डी बाय ए एप्सिलॉन, क्या स्टेप यहां तक सही है, ए एप्सिलॉन कैंसिल हुआ, तेरे पास आंसर आया डी अपॉन में डी, ठीक है बेटे, डी माइनस टी माइनस ऑफ टी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई के, ध्यान से देख वही चीज है, बस थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखी है भाई, ये तो कैंसिल आउट कर गया, ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है ना, d माइनस टी, मैंने इस दोनों में से t कॉमन कर दिया बेटे, मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस टी बाई के, बात हुई है, हाँ। वैसे उसने न्यूमेरिकल में ही कहा है कि शो दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो कॉमन सेंस कहती है बेटे, तो जो क्वेश्चन ही है कि शो दैट इंक्रीजेस, तो ये कॉमन सेंस कहती है कि ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा चाहे कुछ हो जाओ, ठीक है ना, तो c की वैल्यू ग्रेटर देन c बाय सी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो यहां से कंफर्म हो गया साहब कि c की वैल्यू c नॉट से ज्यादा है, इट मींस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इट मींस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। एक बच्चा चुपचाप बैठा, चलो अच्छी बात है, ये तो उसने कहा था, आपने बता के वो क्या नाम डायरेक्ट लिख दिया कि कैपेसिटेंस बढ़ गया है, पर ये बढ़ा कैसे है, इधर देख, इस कैलकुलेशन से मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको ना ये एग्जाम के अंदर लिखना नहीं होता है, आप सीधा ही लिखोगे ग्रेटर देन 1, ठीक है,
आपको ऐसे नहीं लिखना है कि ये जो लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, इधर देख, ये ग्रेटर देन 1 क्यों है? ये है बेटे 1/k, ये जो फैक्टर है ये 1/k है, ये वाला फैक्टर। k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा, यहां से कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू 1 से लेस आई है, ठीक है साहब। 1 में से कुछ वैल्यू माइनस हो गई, कुछ वैल्यू माइनस हुई है, तो ये जो आंसर बचेगा ये 1 से लेस बचेगा, ये कंफर्म है, बोल सही है। उसकी मल्टीप्लाई t से हुई है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो आंसर है ये t से कम आएगा, ये पूरा आंसर। d में से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि जो डिनोमिनेटर है ये d से कम हो गया है, ये d से क्या हो गया, कम। ऊपर d है साहब, नीचे d से कम डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर d है और डिनोमिनेटर d से कम है साहब, ये 1 से ज्यादा हो गया भाई, न्यूमरेटर ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर से। बात समझ में आई है? वापस देख, k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो 1/k की वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कोई वैल्यू माइनस होगी तो ये रिजल्ट 1 से कम होगा। ये 1 से कम कोई रिजल्ट है, t से मल्टीप्लाई होगा तो जो ये वैल्यू होगी t से भी कम होगी, t से भी कम होगी ये वाली वैल्यू पूरी, है ना। और d में से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है, तो ये कंफर्म हो गया ये पूरा डिनोमिनेटर d से कम होगा। न्यूमरेटर में d है, नीचे डिनोमिनेटर में d से कम वैल्यू है, सही है बेटे। आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, ये कंफर्म है। यहां से क्लियर हो गया कि c की वैल्यू c0 से ज्यादा होगी, लेकिन ये लैंग्वेज में नहीं लिखना होता है, ठीक है ना बेटे। बढ़ जाता है कैपेसिटेंस हमेशा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जाती है, ये लाइन मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए, ठीक है बेटे। अब बस सीधा नीचे लिख दो, इट मींस द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। अरे है ना। यहाँ पे देख एक स्पेशल केस और देख लेते हैं बेटे, ये इसी का स्पेशल केस है, ध्यान से सुनना। ये स्पेशल केस वैसे आप लोग पहले पढ़ कर के आए हो। स्पेशल केस क्या है साहब, ये मेरे पास कैपेसिटर था, ठीक है साहब, आपने क्या काम किया, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ठोक के भर दी बेटे, यहां से लेकर के यहां तक पूरा दोनों प्लेट के बीच में, मतलब आपने T और D बराबर कर दिया। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी वो बिल्कुल ठोक के भर दी, ठोक के भरने का मतलब T और D बराबर हो गया, वो सही बात है नहीं। अगर T और D बराबर हो गया, करिए इस फॉर्मूले के अंदर, अगर इसके अंदर T की वैल्यू D करता है, ये D हो गया, ये D हो गया, क्या D से D चला गया? तो बोलिए कैपेसिटेंस कितना आया, तो कैपेसिटेंस हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय, सही है, D माइनस D प्लस में D बाय K, ये वैल्यू हो गई है बेटे, D से D गया, तो ध्यान से देख, ये वैल्यू हो गई K टाइम्स K ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और तू इसको बारीकी से देखता है तो दिस वैल्यू बिकम K टाइम्स ऑफ C0। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो, सिर्फ वही एक बात याद करो, ये मैंने आपको पहले लिखवा रखा है, जिस दिन ये फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D का प्रूफ कराया उस दिन ये नोट लिखवा रखा था, और उस दिन भी यही बोला था कि जब ये ठोक के भर दी जाती है, ठोक का मतलब इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक और पूरा भर दिया जाता है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है साहब। ये आज इसका प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले का, अरे हाँ है ना। तो जब किसी कंडेंसर की प्लेट के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को ठोक के भर देते हो तो कैपेसिटेंस डायरेक्ट K टाइम चला जाता है, और अगर वो ठोक के नहीं बढ़ा है और बीच में गैप बचा हुआ है तो सब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब इसका एरिया सेम होता है। एरिया कम ज्यादा होगा तो हम कॉमन सेंस से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में सीखेंगे। बात समझ में आई बेटे? तो स्क्रीन को रोक, ये प्रूफ कर ले, एक लाइन अपने आप लिख देनी है, इट मींस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और एक स्पेशल केस डाल के ये और इसमें लिख देना, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स देन कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स। और मैंने आपको ना यहाँ से किसका वो क्या नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन में लिखाई थी, तो K की वैल्यू बोल क्या हो जाएगी, यहाँ से K की वैल्यू हो जाती है C/C0, C/C0, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 तरीके से डिफाइन होता है इस यूनिट के अंदर, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फील्ड, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर लिख लिया बेटे। तो ये डेरिवेशन था बेटे कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बेटे एक डेरिवेशन और, व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाओ कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब डालने से फर्क क्या पड़ेगा बेटे, जब हम कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे
बच्चा जानता है कि कंडक्टिंग स्लैब मतलब कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है साहब, तो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड की वैल्यू है वो 0 है, तो दैट्स वाई मैं ये जो फील्ड आपको दिखा रखी है इसको हटा देता हूँ, ये खत्म हुआ। अब मेरे से कहता है सर कैपेसिटेंस लिखो, कैपेसिटेंस का अपना वही पुराना मेथड है क्या कि किसी भी मेथड से V लिखो, उस V के अंदर Q होना चाहिए और Q इक्वल टू CV में डाल दो, कहानी खत्म हुई। अच्छा V लिखना स्टार्ट करते हैं, V लिख साहब। तो बच्चा बोलता है सर यहाँ का और यहाँ का जो इलाका है वो D माइनस टी है, और D माइनस टी के अंदर E नॉट है, तो ये हो गया E नॉट इंटू में D माइनस टी, स्टेप सही है, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी फील्ड है सर 0 है, और कितनी दूरी तक है T तक है, क्या स्टेप समझ में आया? अरे हाँ तो बोल, यहाँ का पोटेंशियल जोड़ दिया और ये वाला जोड़ दिया, वैसे यहाँ तो 0 ही आना था, बोल सही बात है, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, ये डिफरेंस लिखा है ना मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, फील्ड 0 है तो V कांस्टेंट रहा होगा, तो जो पोटेंशियल इस जगह का है वही इस जगह का होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट आया था तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही होगा, तो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द कंडक्टर इनसाइड द स्लैब, ठीक है ना। आ जाओ सर, अगर ये है तो बस खत्म हुआ, V की वैल्यू लिख दी बेटे, V नॉट की वैल्यू हो गई E नॉट इंटू में D माइनस टी। अगला स्टेप तोड़े जैसा V को, E नॉट को तोड़ देता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटे, ये हो गया D माइनस टी, सिग्मा को लिख देता हूं तो ये हो गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D माइनस टी। क्या Q दिखाई दे गया? हाँ सर आ गया, लेकिन किंतु परंतु बट Q की वैल्यू होती है CV, यहाँ से C की वैल्यू मुझे चाहिए थी, वो हो गई Q बाई V, ये हो गया Q बाई V, यहाँ से उठा, ये हो गया Q नीचे गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर और ब्रैकेट में आया D माइनस टी, स्टेप सही है, Q से Q काट दिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मार्केट में आ गया ए एप्सिलॉन नॉट ऑफ D माइनस टी, खत्म, ये आंसर है साहब। ये डेरिवेशन आसान पड़ गया, फॉर्मूला भी छोटा है, बोल सही बात है नहीं। तो कंडक्टिंग स्लैब जब डालते हैं तो ये आंसर आया। एक बच्चा बोला सर कि जो पिछला फॉर्मूला आया था जो अभी हमने ड्राइव किया कैपेसिटेंस का, ठीक है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस टी बाई के, उसके अंदर K की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, भाई K इनफाइनाइट होता, हाँ तो टी बाई के वाला जो वो है टर्म है वो गायब हो जाएगा, जो बच्चा वो आंसर है वही तो है ये। अरे हाँ या ना, ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में पिछला डेरिवेशन है, लेकिन आपको दोनों कंपैरिजन पता होना चाहिए। भाई देखा जाए तो प्रोसेस तो वही है, ये आंसर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऑफ D माइनस टी, है ना। फिर वही इसमें आता है कि शो दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बना देता हूँ साहब, ठीक है। और फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट थी C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D, C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये किसके साथ है, विद वैक्यूम, सही है। उसने कहा था शो करो कैपेसिटेंस बढ़ गया है, तो सब डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, ओ सॉरी सेकंड बाय फर्स्ट कर सब, तो दैट इज C बाय C नॉट इज इक्वल्स टू, ये है बेटे ए एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी, इनटू में ये पलट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा D अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्या कैंसिल आउट हुआ, हाँ सब, तो तेरे पास ये रिजल्ट आ गया D अपॉन में D माइनस टी, ये साफ दिखाई देता है साहब, ऊपर D है नीचे D माइनस टी है, T कुछ तो वैल्यू है, D में से घटेगा तो डिनोमिनेटर कम है न्यूमरेटर ज्यादा है, क्या ये फैक्टर हर हालत में ग्रेटर देन 1 आएगा, हाँ साहब ये ग्रेटर देन 1 होगा, कंफर्म हो गया, C की वैल्यू C नॉट से ज्यादा हो जाती है। तो when a conducting slab is introduced between the plates of parallel plate capacitor, the capacity of the capacitance increases, साहब कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये रहा प्रूफ उसका। फिर बच्चा बोला सर वो ठोक के भरने वाला कंसेप्ट, हाँ साहब स्पेशल केस, ये स्पेशल केस भरियो साहब ठोक के, तो ये मेरे पास कैपेसिटर था, आपने इसको ठोक के भर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये टच करती है, ये कंडक्टिंग स्लैब भरती साहब। इसी को दिखाने का ना एक अंदाज और है बेटे, इसी को दिखाने का, वो अंदाज क्या है कि ये कैपेसिटर हो गया और ये वायर से जोड़ देता है, वायर सीधा दिखाओ, मैंने थोड़ा डिजाइन में ऐसे करके दिखा दिया, ये वायर है, ये चीज दिखाओ, ये दिखाओ, यही बात है। जब ठोक के भर दिया गया, ठीक है साहब, क्या कहानी बनेगी भाइयों, तो स्पेशल केस क्या था कि when D is equals to T, when D equals to T, तो therefore कैपेसिटेंस बोल कितना हो गया, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस D समथिंग डिवाइड बाय 0 दैट बिकम इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो गया सब। बच्चा बोला इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, हाँ साहब इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, तू इसके ऊपर ना जितना मन के उतना चार्ज स्टोर कर दे, मना नहीं करेगा कभी, तो मना करेगा क्यों, ये बैटरी करेगी क्या, बैटरी तू जैसे तू अरेंज करेगा बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगी,
और वो बैटरी जब इस साइड फेंकेगी वो इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के वापस इधर आ जाएगा। बैटरी बेचारी जिंदगी भर लगी रही कि ये फुल चार्ज हो जाएगा, कभी तो मना कर देगा कि अब और चार्ज मस्ते में फुल चार्ज हो गया, ये जिंदगी मना नहीं करेगा। ये कहेगा आने तक कितना भी, तू उधर से इलेक्ट्रॉन फेंकती मैं वापस फेंक देता हूँ। इसका मतलब कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई है साहब। क्या हो गई है? इनफाइनाइट। ये कंसेप्ट है। ठीक है बेटे, लैंग्वेज बिल्कुल वही लिखनी है जो आपने डायलेक्ट्रिक में लिखी है अभी, ठीक है ना, बिल्कुल उसी पैरामीटर उसी पे उठा ला, बस जहाँ डायलेक्ट्रिक बनाया है वहां पर क्या नाम है कंडक्टिंग कर लेना, और ये लिख देंगे कि इस फील्ड उसमें फील्ड जो है वो 0 है और इस रीजन के अंदर फील्ड E0 है। सही है, और उसी वो क्या नाम है पिछले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग उसको लिख लो, इसे नोट कर लो, रोके स्क्रीन को नोट कर लिख लिया बेटे। तो ये दो डेरिवेशन हो गए बेटे, कैपेसिटेंस विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, अब एक कंसेप्ट लिख लेते हैं बेटे, हेडिंग बना दे, हेडिंग बना इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट और किस किस के ऊपर। देखो 5 चीजों के ऊपर मैंने कंसेप्ट पहले भी लिखाया था आपको। कौन कौन सी 5 चीज? पोटेंशियल के ऊपर, फील्ड के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, चार्ज के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। ये 5 कंसेप्ट 5 पर इफेक्ट लिखाया था कब? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन लिखाया था। ठीक है बेटे, वैसे ही कंसेप्ट है ये। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटे, अब ना इस चीज को हम लोग बेटे 2 तरीके से पढ़ते हैं। 2 तरीके से मतलब पहला कि when battery remains connected, when battery remains connected, जब बैटरी कनेक्ट रहे, बैटरी remains connected, और दूसरा when battery is disconnected, when battery is disconnected, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, when battery is disconnected। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट आएगा? कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनना, कि बैटरी लगी हुई थी कैपेसिटर के अक्रॉस, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और तूने क्या काम किया बेटे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ठोक के भर दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। सही है, के कांस्टेंट का। बोल बात समझ में आई है? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैपेसिटर को चार्ज कर लिया गया था, बैटरी को हटा दिया गया। क्लियर है? और बैटरी को हटाने के बाद तूने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक या ये क्या नाम है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी बिटवीन द प्लेट्स। तो ये 2 कंसेप्ट है कि व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया सर। अब मेरे से कहता है कि इफेक्ट बताओ, अब किस किस के ऊपर? नंबर 1 पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का इफेक्ट सबसे पहले लिखना चाहिए, पोटेंशियल का इफेक्ट नंबर 1। बच्चा बोला पोटेंशियल का इफेक्ट सबसे पहले क्यों लिखाते हो आप? देखो एक कॉमन सी बात है, ये 20 वोल्ट की सप्लाई है, आया ना, मान लो 10 वोल्ट की सप्लाई कह देता हूं, ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, कंडेंसर के अक्रॉस लगी हुई है साहब। जब तक ये लगी रहेगी इस प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाओ, और इसका 0 रहेगा। मतलब ये कॉमन सी बात है कि जब तक बैटरी लगी रहेगी कंडेंसर के अक्रॉस, तो उसके साथ कुछ भी कर ले, कंडेंसर के साथ प्लेट्स का एरिया बढ़ा दे, घटा दे, डिस्टेंस बढ़ा दे, घटा दे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दे, निकाल ले, कुछ भी छेड़खानी कर, बैटरी उसको 10 वोल्ट ही रखेगी। बात समझ आइए? तो बैटरी का कंसेप्ट सबसे पहले पकड़ा जाता है। अगर बैटरी लगी हुई है तो इससे प्यारा कंसेप्ट कुछ नहीं है। तो पोटेंशियल के अंदर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम मतलब V की वैल्यू V0 के बराबर ही रहेगी, V की वैल्यू V0 के बराबर ही रहेगी। अब सब तुझे एक पकड़ में आया, अब प्रोसेस पर आ जा। नंबर 2 EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E की वैल्यू होती है dV/dr। ठीक है बेटे, तो E की वैल्यू हो गई V/d। क्या V सेम रहा है? हाँ सर। क्या डिस्टेंस के साथ छेड़खानी है? नहीं है सर। और V0/d, V0 नहीं बदला है तो सब बिकम E0। क्या फील्ड में कोई बदलाव आएगा? नहीं सर, फील्ड में कोई बदलाव नहीं आएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए ये कंसेप्चुअली पकड़ा है, ये फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, फॉर्मूले में डाल के। ठीक है, नंबर 3 तीसरा है कैपेसिटेंस।
तो देखो बेटे, कैपेसिटेंस तो एक ऐसी चीज है, ये कभी इन चीजों पर डिपेंड ही नहीं करती। किसके? इन चीजों के ऊपर, बैटरी लगी या नहीं, सॉरी इस पे बैटरी लगी या नहीं लगी, क्योंकि कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी है उस इंस्ट्रूमेंट की। बोल सही बात है नहीं? तो आपने बैटरी लगा रखी या हटा रखी है, कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको, वो क्या है सर, उसमें तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी है, चाहे ये सिचुएशन है चाहे ये है। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटी सी जो है बेटे वो के टाइम्स हो जाएगा सी नॉट के। सही है, यहां पर भी लिख देता हूं नंबर 3, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ठीक है ना बेटे, तो सी जो है वो के टाइम्स हो जाता है सी नॉट के। बात समझ में आती है? कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेदर द सप्लाई इज अप्लाइड और नॉट। जिस दिन पहली क्लास हुई थी Q इक्वल्स टू CV का ग्राफ बनवाया था और उसमें साफ लिखाया था साहब C की वैल्यू कभी भी V पे और Q पे डिपेंड नहीं करती। तो बैटरी लगी या नहीं लगी कोई मतलब नहीं है साहब, आपने K इंट्रोड्यूस किया K टाइम्स हो जाएगा, ये हो गया साहब K टाइम्स। बोल बात समझ में आती है? हाँ साहब, इसलिए जो पिछला हमने अभी डेरिवेशन किया था ना, डेरिवेशन ठीक है बेटे, उसके अंदर जो कैपेसिटेंस है जब ठोक के वो स्पेशल केस किया है तो उसके अंदर के टाइम्स रिजल्ट आया है। बैटरी लगी थी नहीं थी कोई मतलब नहीं था। आगे नंबर 4, पोटेंशियल हो गया, फील्ड हो गई, कैपेसिटेंस हो गई। नंबर 4 चार्ज पे आ जा। चार्ज तो Q की वैल्यू होती है CV के बराबर। कैपेसिटेंस सर, कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स V, सर V नहीं बदला है, वो V नॉट सेम है, तो C नॉट V नॉट इनिशियल चार्ज बन गया, तो फाइनल वैल्यू बिकम K टाइम्स ऑफ Q नॉट। चार्ज बढ़ जाता है साहब, K टाइम्स हो जाता है। और नंबर 5 एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV²। वैसे कोई सा फॉर्मूला उठा लो आप, ठीक है, मैं हाफ CV² उठा लेता हूँ, ठीक है। हाफ कैपेसिटेंस पे कोई फर्क आया? हाँ सर, ये तो K टाइम्स हो गया है, बिकम K टाइम्स। पोटेंशियल सर, पोटेंशियल नहीं बदला, वो V नॉट सेम, क्या रिजल्ट जो है वो K टाइम्स हो गया? हाँ साहब, एनर्जी जो है K टाइम्स हो जाती है इनिशियल के। बोल बात समझ में आई है? ठीक है बेटे, आजा, ये 5 इधर आ गए, अब ये 5 उधर आएंगे। अब नंबर फर्स्ट इसके अंदर किसका लिखूं, पोटेंशियल का, EFI का या चार्ज का? तो देखो ये कॉमन सी बात है बेटे, पोटेंशियल का इफेक्ट तो ऐसा अभी मैंने आपको कोई कंसेप्ट आता नहीं है कि डायरेक्ट पोटेंशियल समझ जाओ, कॉमन सेंस लगेगी यहाँ, कॉमन सेंस पे आना। या तो चार्ज का कंसेप्ट उठाओ, तूने कंडेंसर को चार्ज कर दिया और बैटरी दी हटा, क्या दोनों प्लेट पे चार्ज आ गया? आ गया सर। और तूने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तूने डाइलेक्ट्रिक बेशक से डाल दे, कैपेसिटर की प्लेट पे तो चार्ज पे कोई फर्क आना है नहीं, वो तो एक बार बैठ गया जाकर। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। या तो चार्ज को याद रख ले पहला नंबर, और तू चार्ज को याद नहीं रखता है तो EFI को याद रख ले, मर्जी है तेरी, जो मन करे उसे याद करिए, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले चलो EFI लिख देता हूं, EFI। बोल सर, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ EFI क्या है साहब, कि जो K की वैल्यू होती है बेटे, K वो होता है E नॉट बाई E। दिस इंप्लाइज यहां से E की वैल्यू अगर लिखता हूं तो वो हो जाता है E नॉट बाई K। E नॉट बाई K मतलब जो फील्ड है बेटे वो 1/K टाइम्स हो जाती है। देखिए दोनों अंतर है ना, फील्ड रिमेन सेम, होगी 1/K टाइम्स। हाँ तो वो ठीक है। नंबर 2 चार्ज बोलो साहब। सर चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। कैपेसिटेंस पे कोई फर्क था? हाँ सर, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया था। पोटेंशियल पे कोई फर्क आया? पोटेंशियल तो अभी लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलो पोटेंशियल यहाँ लिख देता हूँ, पहले पोटेंशियल लिख देता हूँ। पोटेंशियल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू E इंटू D, V इक्वल्स टू E इंटू D। क्या E की वैल्यू 1/K टाइम्स? हाँ सर, तो ये वैल्यू हो गई बेटे E नॉट बाई K टाइम्स इंटू D। E नॉट इंटू D ये बन गया V नॉट, तो ये वैल्यू हो गई बेटे V नॉट बाई K टाइम्स, ठीक है। इसको यहाँ यूज कर देता हूँ, तो V की वैल्यू हो गई V नॉट बाई K टाइम्स, K से K उड़ गया, हाँ साहब, चार्ज रिमेन्स सेम Q नॉट, C नॉट V नॉट Q नॉट हो गया, C नॉट V नॉट Q नॉट हो गया। क्लियर है? 4 हो गए। नंबर 5 एनर्जी पे आ जा साहब। एनर्जी कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर, सबसे प्यारा यही है, उसी भी स्क्वायर लगा दे साहब।
हाफ सी वी स्क्वायर, सी सर सी होता है के टाइम्स वी, सर 1/k टाइम्स हो गया, वो स्क्वायर है बेटे, ठीक है, तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में के का स्क्वायर, ठीक है सर, एक के से के चला जाएगा, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, ये यू नॉट हो गया, तो रिजल्ट बिकम 1/k टाइम्स, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया यू नॉट बाई के टाइम्स, यू नॉट बाई के टाइम्स। देखो बेटे ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो टेबल तुम्हारे सामने बनी है, ये इस कैपेसिटर चैप्टर की जान है, ये क्लियर सुन लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक साहब ये जन्नत है, टॉपिक नहीं है ये जन्नत है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इफेक्ट कैपेसिटर के ऊपर कई साल पूछा गया है, कई साल, इसको याद आप कैसे रखोगे आपके ऊपर है, मुझे ऐसे याद है, मैं सबसे पहले इसको पकड़ता हूं, इसके कंसेप्ट को पकड़ के सबको लिख देता हूं, इसके अंदर तेरी मर्जी है, चाहे तू इसको पकड़ ले, चाहे इसके कंसेप्ट को, इसको क्या नाम है, चार्ज वाले को पकड़ ले, जिसका मन करे उसे उठा ले, फिर बाकी को ड्राइव कर दे। हाँ, हल्की सी पहचानी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जब बैटरी लगी होती है, बैटरी किसी भी पैरामीटर को घटने नहीं देती है, लेकिन कोई घट नहीं सकता, हाँ सेम रह जाए, घटेगा नहीं, सेम सेम के टाइम्स के टाइम्स के टाइम्स, ईवी बदलता नहीं है, बाकी सब के टाइम्स हो जाता है, उसके अंदर घटता है, ई घटा, ये सेम है, ये घटा, ये घटा, ये डिपेंड ही नहीं करता है बैटरी के ऊपर, तो इसे तो लेना ही देना नहीं था। बात समझ में आई है? कई बार यही जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आ जाते हैं बेटे, ये 2 नंबर में आ जाता है, ये कंसेप्ट 2 नंबर में आ जाता है। मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखवा दिया, जिसे कंपैरिजन करके याद कर लो, ठीक है, तो रुक स्क्रीन को इसको नोट कर ले, लिख लिया बेटे। अब इसको बोर्ड कैसे पूछता है बेटे, देखो इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछने के कई अंदाज हैं, कई अंदाज का मतलब एक तो तरीका यही है कि 2 मार्क्स में इफेक्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, बताइए इसके ऊपर क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक का ई के ऊपर वी के ऊपर इन पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, इसी को पूछने का एक अंदाज ये देख, ये क्वेश्चन देख साहब, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, आप स्क्रीन से पढ़ लो आराम से। क्या कहता है, फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये बुक का जो है बेटे असाइनमेंट का क्वेश्चन बैंक का 32 है। फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफैराड, ठीक है साहब, कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, जो स्विच S है वो क्लोज्ड है, आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 3 आर इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली, इस वर्ड को अंडरलाइन, कंप्लीटली the space between the plates of the 2 capacitors. How will the charge and the potential difference between the plates of capacitors be affected after the slabs are introduced या inserted? बताइए क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब ना तुम इस फिगर को बहुत बारीकी से देखो बेटे, और जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उससे इसको कंपेयर करने की कोशिश करना, कंपेयर करने की। उसने एक कैपेसिटर ये दिया हुआ है और एक कैपेसिटर ये दिया हुआ है, ठीक है साहब, यहाँ पर स्विच दिया हुआ है और वो कहता है इनिशियली ये क्लोज था, ठीक है, 6 वोल्ट की सप्लाई है, आप लोग इसको खुद कवर करोगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा वैल्यू को, बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि बोर्ड पूछता कैसे है। C1 C2 दोनों थे, ठीक है। अब क्या कहता है, वो ये कहता है कि इनिशियली क्लोज थे, स्विच क्लोज था, ठीक है साहब, क्लोज था। अब तुम बड़े बच्चों, क्लोज होने का मतलब सोच लो, इसका मतलब इसके पास 6 वोल्ट की सप्लाई थी, इसके पास भी 6 वोल्ट की थी, तो क्या मैं चार्ज निकाल दूंगा Q इक्वल्स टू CV से, अगर पूछता है तो ठीक है साहब निकाल दूंगा, ये इनिशियल स्टेज थी। अब उसके बाद क्या कहता है, स्विच को हटा दिया, ये हटा दिया, और दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी, दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी साहब, ठीक है, K, ठीक है ना, थोड़ा छोटा मोटा बन गया है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, छोटा, ये सेम है दोनों, 1 के। अब बताइए चार्ज पर और पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा। अब बच्चे के सामने ये फिगर आई तो बच्चा एक बार के लिए सोचे यार क्वेश्चन कहां से आया ये, तुम बड़े बच्चे हो सोच के बोलो, क्या ये जो कंसेप्ट पढ़ा है जो ये क्वेश्चन है सेम है, एक ही बात है, हाँ सर यही है, ये एक ही बात है। कैसे एक बात है, देख इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सिचुएशन है, ये वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब डली है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो ये वाली सिचुएशन है ये, है ना, और इसके अंदर कि बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस हो गई है, वो ये कंडीशन है।
हाँ, ये अच्छी बात है कि इसने सिर्फ दो के ऊपर पूछा है, चार्ज पूछा है, पोटेंशियल पूछा है। साहब चार्ज सर के टाइम्स हो जाता है, क्या इनिशियल चार्ज मेरे पास Q इक्वल टू CV से आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। क्या K से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका चार्ज आ जाएगा? हाँ। उसके अंदर बोल सर चार्ज रिमेन सेम, Q इक्वल टू CV से सेम चार्ज बना रहेगा, कोई फर्क नहीं। पोटेंशियल पर आ जा, क्या इसका पोटेंशियल सेम रहेगा? हाँ सर 6 वोल्ट का 6 वोल्ट रहेगा। क्या उसका पोटेंशियल 1/K टाइम्स हो जाएगा? हाँ सर 6/3 हो जाएगा। कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने कई बार पूछा है, इसी अंदाज में पूछता है, ज्यादातर इसी अंदाज में आता है। ठीक है बेटे, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लो और इसका सॉल्यूशन अभी अपने आप लिख देना है। ठीक है, रोक इसी को फटाफट लिख लिया बेटे। चलो आ जाओ। तो ये जो टॉपिक है बेटे ये था डाइलेक्ट्रिक का। अब हमको कवर करने हैं बेटे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। मल्टीपल का मतलब न्यूमेरिकल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक आ जाते हैं, तो ये 2 डाइलेक्ट्रिक डाल देगा, 3 या 4 डाइलेक्ट्रिक दे देता है। ठीक है बेटे, तो आज की क्लास में टाइम कम है तो मैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। ठीक है बेटे, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कवर कराता हूँ बेटे, वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लीक से हटके है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल किसी कंसेप्ट पर बेस नहीं है। ठीक है, वो जनरलाइज एक जनरल चीज है, जनरल कंसेप्ट है वो, ऐसा नहीं है कि किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं उसे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो पहले उस न्यूमेरिकल को कवर कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ना बेटे, एनसीईआरटी का ये 2.23 न्यूमेरिकल है, 2.23। ठीक है, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये आईटी ने पूछा है 2 साल पहले मेंस के अंदर, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सेम यही था। ठीक है ना, तो सवाल क्या है? An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt, मतलब 1000 वोल्ट। A large number of 1 microfarad capacitors are available to him which can withstand a potential difference not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. Minimum number of capacitors. देखो कंसेप्ट क्या है, कि ये पूछना क्या चाह रहा है? ये कहता है कि आप अपने आप को अपना टेक्नीशियन मानिए, और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन मानिए। आपसे ये कहा गया कि साहब 1000 वोल्ट की सप्लाई पर एक कोई मोटर है, मान लो 1000 वोल्ट की सप्लाई पे चलती है वो, उस मोटर के एक्रॉस आप 2 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगाइए। कितना कंडेंसर लगाइए? 2 माइक्रोफैराड का। आपसे कहा गया, आप बोले कि भाई मेरे पास ना 2 माइक्रोफैराड का कंडेंसर तो है नहीं। हाँ मेरे पास ना कंडेंसर है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो कंडेंसर है वो सभी के सभी 1 माइक्रोफैराड के हैं और वो सिर्फ 400 वोल्ट तक सहन कर सकते हैं, सिर्फ 400 वोल्ट। आपकी तो 1000 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन मेरे पास जो कंडेंसर है वो है सिर्फ 400 वोल्ट को सहन करने वाले। मैं 1000 वोल्ट पे लगा दूंगा तो इस कंडेंसर का धुआं उठा देगा ये तो। भाई मैंने बताया था ना, लिमिट से ज्यादा फील्ड अप्लाई होगी डायरेक्टली ब्रेक कर जाता है, एक कंडेंसर तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बताओ कैसे अरेंजमेंट करूं कि इसका टेक्नीशियन का काम, वो इलेक्ट्रीशियन का काम चल जाए। सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बताइए। तो आप स्क्रीन को रोक करके अरेंज कर भी सकते हो, एक बार स्क्रीन को रोक लो, अरेंज करो, नहीं तो फिर मैं बता देता हूं। आ जाओ इधर देखो। पहली बात तो जब आप अकेले बैठोगे तो आपके मन में पहला ख्याल यही आएगा कि एक एक के 2 पैरेलल में लगा दो, 2 बन जाएगा। एक एक के 2 पैरेलल में लगा दो, 2 बन जाएगा। क्लियर? सुनो बेटे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही मेथड है जो समझाया जा रहा है आपको, जो मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। आप ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट सेट करके देखना, ये कभी आंसर जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है सुनो। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप बैटरी को जस्टिफाई करेंगे, बैटरी को, इक्विवेलेंट को नहीं। मतलब आपको 2 माइक्रोफैराड बनाना है ना, आप 2 माइक्रोफैराड बनाने पे नहीं जाएंगे, पहले आप बैटरी को जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने के बाद इधर देखो, मेरे को 1000 वोल्ट की सप्लाई दी गई थी, हाँ सब 1000 वोल्ट की सप्लाई है। अब बड़े बच्चों सोच के बताना, अगर मैं एक अकेला कैपेसिटर 1 का लगा दूं इसके अक्रॉस, एक अकेला 1 माइक्रोफैराड का, क्या सहन कर जाएगा? सर क्यों मजाक करते हो, 400 वोल्ट सहन कर सकता, साफ बताते हो। 1000 दे दोगे इसका तो डायलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा। हाँ साहब। अगर बेटे मैं 2 लगा दूं तो, 2 लगा दूं तो, एक एक के 2 लगा देता हूं, सर 500 इससे मिलेगा, 500 इससे मिलेगा, वो 400 सहन कर सकता है सर, ये अभी भी खराब होगा, है ना। मैं बेटे अगर 3 लगा दूं तो, 3 लगा दूं तो, अगर सर मैं 3 लगाता हूं तो इसके हिस्से में आएगा 333.3 वोल्ट।
इतना ही इसके हिस्से में, इतना ही इसके में। हाँ सर अब काम चल जाएगा, क्लियर है। 333 ये खा रहा है, 333 ये खा रहा है, 333 ये खा रहा है। सर 1000 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। उसने बोला है सजेस्ट द पॉसिबल मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, मिनिमम। 2 लगाता हूं तो काम चल नहीं रहा था, लेकिन 3 लगाया तो काम चल गया। हाँ 4 लगा दूंगा तो फिर तो 250 आएगा, फिर तो समस्या ही नहीं। लेकिन उसने मिनिमम बोला है तो हम 3 से ऊपर नहीं जाएंगे। अब उसे बोला है ना मिनिमम बताओ, तो 3 से ऊपर नहीं सोचोगे, क्लियर है। तो पहला काम था बैटरी की खपत जस्टिफाई करना, हो गई साहब, बैटरी की हो गई। अब आ जाओ इक्विवेलेंट के ऊपर, अब भूल जाओ बैटरी को, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जैसा ये अरेंजमेंट सेट हुआ है ना, इसके ऊपर लगाता चला जा, इसके ऊपर, और जब तक लगाता चला जाए बेटे, जब तक इसका इक्विवेलेंट 2 ना बन जाए। बच्चा बोला 2, हाँ देख ये तीनों सीरीज हैं, तीनों सीरीज है। सीरीज के अंदर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 3 हो गया, इक्वल वो रिवर्स करूंगा तो 1/3। इस ब्रांच का जो इक्विवेलेंट है 1/3 माइक्रोफैराड है, इसका कितना है 1/3 माइक्रोफैराड है, इसका कितना है 1/3 माइक्रोफैराड है। तीनों को जोड़ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 का मतलब 1। इसका 1 हो गया। सब वो कितना चाहता था 2, वो 2 चाहता था। फिर इसके ऊपर बेटे 3 लाइन या 3 ब्रांच और लगा दे, 1 2, क्लियर है, और ये 3। अब तू ध्यान से देख, इसका जो इक्विवेलेंट सेट हुआ है ना बेटे, इक्विवेलेंट वो 2 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है ना। इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है, बोल सही ना। अब इन सबको जोड़ ले क्योंकि अब ये पैरेलल है। तो बच्चा बोला मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने लग गए साहब, एक ब्रांच के अंदर 3 लगे, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गए 3 गुणा में 6 ब्रांच, 18 कंडेंसर लगेंगे साहब, 18 कंडेंसर लगेंगे, आपकी कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। बोल बात समझ में आई है। अब ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कुछ भी बना देगा। जैसे ये कंडेंसर है, इस कंडेंसर को मैं मान लो 250 वोल्ट कर देता हूँ, सही है। इसी क्वेश्चन को ये कर देता हूँ, आपसे कह देता हूँ कि साहब मेरे पास जो कंडेंसर अवेलेबल है वो 1 माइक्रोफैराड और 250 वोल्ट को सहन करने वाले अवेलेबल है। बताओ इस पे 1000 वोल्ट के ऊपर 2 बनाना है, कैसे बनाओ बताओ, मिनिमम क्या लगेगा। तो सबसे पहले 250 वोल्ट जस्टिफाई होगा, सबसे पहले क्या होगा 250 वोल्ट जस्टिफाई होगा। कैसे करेंगे जस्टिफाई, ठीक है ना। तो 4 कंडेंसर लगा दे साहब, हो गया। 4 कंडेंसर जब लगाऊंगा तो एक के हिस्से में 250, हाँ सर मिनिमम बोला है तो काम चल जाएगा। तो इस ब्रांच का कितना हो गया 1/4 हो गया, बोल सही बात है। अब ऐसे ही लगाता चला जाए ऊपर, तो एक ब्रांच और लगेगी ऐसी 4 वाली, फिर एक ब्रांच और लगेगी 4 वाली, ठीक है बेटे, फिर एक ब्रांच और लगेगी 4 वाली, ठीक है। इस हिसाब से अब ये हो गया 1, और ऐसे ही 4 ब्रांच और आएंगी ऊपर, ऐसे ही 4 ब्रांच और आएंगी ऊपर। बोल बात समझ में आई है, ठीक है बेटे, बिल्कुल सेम। इसको लगा देना जो भी है। नंबर ऑफ कंडेंसर बोल कितने सेट हो गए साहब, नंबर ऑफ कंडेंसर सेट हो गए ए के अंदर 4, और टोटल कितनी है 8 ब्रांच हो गई, 832 कंडेंसर लग गए साहब, है ना बेटे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिख लेना, नहीं तो वही सॉल्यूशन लिखना है। और इस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट क्या है, हिंदी में लिख देना कंसेप्ट। इस टाइप के अरेंजमेंट में पहले पोटेंशियल ड्रॉप को सेटिस्फाई किया जाता है, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट को सेट किया जाता है, बस ये कंसेप्ट है, ठीक है बेटे। तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि मैं आपको किसी पर्टिकुलर डेरिवेशन के बाद या किसी मेथड को टॉपिक को पढ़ाने के बाद सॉल्व कर रहा हूँ, ये जनरल कंसेप्ट था ये, ठीक है बेटे। तो अगली क्लास के अंदर अब हम लोग कवर करेंगे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।